नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 7 हास्याकरण की समझे उनके बारे में विस्तार से माहिती आज हम मिलेंगे। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हास्याकरण की समझ किस प्रकार से हमको लेनी है, हास्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से लोग ये हास्याकरण का शिकार होते हैं। हास्याकरण की समझ कि सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब होता है ना। तो देखते हैं कि हास्य का मतलब यह है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेला दिया गया हो, यानी कि हम जैसे हास्यकरण का एक सिंपल रूप से हम जाने तो जैसे हम किताब अपने नोटबुक के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे एक लाइन खींची जाती है ना कि उसके बाईं ओर कोई हम लिख नहीं पाते। तो ऐसा ही हमें हास्यकरण का एक समाज के अंदर भी दिखने को मिलता है। एग्जाम्पल लेते कि कक्षा या खेल के मैदान में भी क्या होता है कि कुछ लोग ये हास्यकरण का शिकार होते हैं। खेल के मैदान में कैसा होता है कि कुछ लोग ये खेलने में रुचि ज़्यादा होती है तो किसी की नहीं होती, तो वहाँ पे हमको अलग अलग जो विद्यार्थी दिखने को मिलते हैं। दूसरा है संगीत या फिल्मों में रुचि ना होना। ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि जिनको संगीत है, फिल्मों में रुचि नहीं रहती है, वो भी अपना अलग तरीके से कुछ समय ही बिताते हैं। तीसरा है गपशप और खेलना ना। कुछ विद्यार्थी होते, कुछ बच्चे ऐसे होते जिनको बातें करना अधिक पसंद रहता है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे रहते कि उनको खेल कूदने में मज़ा आता है। तो इस इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, एक हास्यकरण की समझ वो सामने आती है। चौथा है कि पहनावा। हम समाज में रहते हैं ना, तो अलग अलग जो जाति के आधार पर हम बटे हुए हैं ना, तो उनका सबका पहनावा क्या होता है, अलग ढंग का होता है। तो उनके ऊपर भी रहता है कि एक हास्य का वहाँ पे शिकार होते हैं। पांचवा है सोच और व्यवहार। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, हम किन व्यक्तियों के बारे में कैसे दिमाग के अंदर हमारी राय आती है, व्यवहार कैसा है हमारा, ये भी क्या एक हास्यकरण की वहाँ पे लकीर बन जाती है। अब सामाजिक हास्यकरण ये क्या है, तो समाज के अंदर भी हमको हास्यकरण को देखने को मिलता है। जैसे समूह और समुदाय में बेदखली का एहसास। ऐसे भी होते समुदाय होते हैं सामाजिक के अंदर कि एक समाज समूह है, उसको एक बहुत छोटी कम मात्रा में लोग हैं, जबकि ज़्यादा मात्रा में जो लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, बेदखल करते हैं। अलग भाषा में बोलना है ना। अब जो कम मतलब उनकी भाषाएं अलग होगी, वो अपने आप को गलत मतलब कि एक अच्छा तरह से वो देख नहीं पाते, अपने आप को एक महसूस अलग ढंग से वो करते हैं। तीसरा है कि रीति रिवाज। बहुत सारे क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे कोई रीति रिवाज अलग ढंग से मनाते हो तो वो क्या करते हैं, अपनी परंपराएं वो मनाते, दूसरों की वहाँ पे बराबरी के करने में वो जाते नहीं है। चौथा है बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले दूसरे धर्म। अब मान लो कि किसी की संख्या है बहुत कम है और किस समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन दोनों के बीच में भी क्या रहती है, एक हास्यकरण बन जाता है। गरीबी है ना, कुछ लोग गरीब है, कुछ अमीर है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो अमीर लोग हैं उनके पास नहीं आते हैं। हैसियत में कमतर लोगों के पास पैसा नहीं है, तो भी उनके बीच में जो जो पैसे वाले उनके बीच में एक लकीर खींच जाती है। हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज में कुछ तेवर को हास्य महसूस करने के लिए विवश करते हैं। तो इस प्रकार से हास्यकरण है वो एक ही बात पे अटका नहीं है, राजनीतिक, सामाजिक और सभी क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं कि आदिवासी कौन होते हैं, है ना, आदिवासी कौन लोग हैं।
तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं। यह भी लोग जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे, वो अपने आप में बदलाव लाना नहीं चाहते। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है ना। पूरे भारत की बात कीजिए उसमें से 8% आदिवासी है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह पाए गए हैं, जहाँ जिससे छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल के रूप में देखें, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं, यानी कि उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे अधिक मात्रा में उनकी जनजाति पाई गई। आदिवासियों के धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग रहते हैं ना। उनका जो तरीका होता है रहने का, खाने पीने का, सब कुछ अलग रहता है। आदिवासी के लोग गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ की जाती है। ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में की जाती है। मान लो कि कोई गांव है, उसके अंदर कोई ऐसे धार्मिक स्थल करना है तो उसी गांव के अंदर पूरा पूजा पाठ करना पड़ेगा। जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। वो कोई मान लो कोई घर के अंदर कोई मर गया हो तो उनकी जो पीछे जो किया जाने वाला जो काम है वो घर के अंदर ही करते थे। ये अलग अलग धर्म के आदिवासी समूह होते हैं, लेकिन 19वीं सदी के बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया और एक ही धर्म को बन गए, है ना। अब ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा कि वो धीरे धीरे अपने धर्म को भी वो बदलना शुरू कर रहे हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, किस प्रकार से हम आदिवासियों के बारे में जानते हैं, उनको पहचानते हैं। आदिवासियों के समूह खास तरह से पेश किया जाता है, जैसे कि स्कूल के उत्सवों में दिखते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में या किताबों में और फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। हम पता है कि उनके मुंह पे ऐसे जो काले रंग के निशान होते हैं, अपने गले के अंदर हाथों में जो वाइट कलर के जो पत्थर होते हैं, मन के होते हैं, ऐसे वो पहनावे पहनते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको अपने दिमाग के अंदर उसकी छवियाँ बिठा देते हैं। वे रंग बिरंगी कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। नए चित्रों में दिखता है, टीवी में दिखता है। उनकी जीवन की असलियत बहुत ही कम हम जानते हैं कि रियल में उसका जीवन किस प्रकार से वो जी रहे, वो हमें इतना अधिक मात्रा में जानकारी नहीं होती है। आदिवासियों के बारे पर आरोप लगाया जाता है कि वे कभी आगे बढ़ना नहीं चाहते और वह अपने आप में कभी बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। ऐसी हमारे दिमाग के अंदर ऐसी जो गलत धारणा है वो बैठ जाती है। नेक्स्ट है आदिवासी और विकास। देखते किस प्रकार से उन्होंने आदिवासी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे विकास की तरक्की पाई है। हम जानते हैं कि जो पहले के ज़माने में जो साम्राज्य था, सभ्यता वो थी ना, उस टाइम पे विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। उस टाइम पे लोहे, तांबे व सोने के अयस्क, कोयले और हीरे की कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद जैसे मोम, लाख और शहद और स्वयं जानवर यही सभी जंगलों से ही मिलते थे। जीवन में आगे बढ़ने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है ना। कोई भी आपको घर काम के लिए कोई आवास बनाना हो तो जंगल का बड़ा योगदान रहता था।
वहाँ आसानी से नदियों में पानी मिलता था और सीधा हवाओं का आस होता था, शुद्ध हवाओं का उन्होंने मिलती रहती थी। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी के हमारा देश बड़ा जंगलों से ढका हुआ था, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ कि बड़े भूखंडों ने उनके ऊपर ज़बरदस्त ज्ञान था कि किस क्षेत्र में कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सा वहाँ पे हमको क्षेत्र में क्या पाया गया है, सारे जो लोग थे वो जानते थे। आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासत और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान थी, अलग ताकत थी। आज आदिवासी समुदाय हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अलग रूप से, अलग ढंग से हमारे दिमाग के अंदर ऐसी धारणाएं बैठ गई है। आदिवासी लोग एक ही स्थान पर रहकर काम करते थे और धीरे धीरे स्थानांतरित खेती के साथ साथ स्थान बदलना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले 200 सालों में आर्थिक, राजनीतिक और उद्योग के दबाव के कारण उनके आवास को धकेल दिया गया है और उनकी जमीन को धीरे धीरे हमने क्या कर लिया है, छीनना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल दिए गए चित्र में भी हमारे जो पाठ्य पुस्तक है कि उड़ीसा की जो कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी है, वहाँ की जो हिम्मत लकड़ी है, खेती उद्योग के लिए विशाल भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों की जमीन थी वो खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए भरमार थी, वहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता था। इनकी ज़मीनों को औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया, उनको ज़बरदस्ती से वहाँ से हटाया जाता था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि विस्थापित होने वाला जो 50% लोग थे वो केवल कौन थे, आदिवासी यहाँ के रहने वाले लोग थे। आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के लोग ज़्यादा विस्थापित हुए, क्योंकि इन भागों पे अंदर वहाँ पे क्या होता है, ये खनन की वजह से, कोई बड़े डैम बनाने की वजह से उनको वहाँ पे विस्थापित होना पड़ता है। उनकी बहुत सारी ज़मीनें देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांध जलाशय में डूब चुकी है। देश के अंदर अलग अलग तरीके से वहाँ पे निर्माण किए, जैसे 104 राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य, यह सारे मूल आदिवासियों के रहने की जगह थी। लेकिन अब उन सारी ज़मीनों को वहाँ से हटाया गया है। अगर वह आपस वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, घूसपैठिया कहा जाता है।